तो दोस्तों, जैसे ही हम हमारे 30s में होते हैं तो हमें हमारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का काफी ज्यादा एहसास होता है। इस एज में जाकर कुछ लोग अपनी शादी कर चुके होते हैं या फिर अपनी शादी की प्लानिंग कर रहे होते हैं। इसके साथ ही साथ हम हमारे फ्यूचर गोल्स को भी काफी ज्यादा सीरियसली ले रहे होते हैं, जैसे कि इनकम कैसे इंक्रीज करनी है, घर कैसे लेना है और ट्रैवल के खर्च कैसे निकालने हैं, या फिर कार कैसे लेनी है और बच्चों के एजुकेशन की फीस को कैसे मैनेज करना है। दोस्तों, साथ ही साथ हमारी ये प्लानिंग भी होती है कि हमारी फाइनेंशियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही हम हमारे फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स के बारे में सोचना शुरू करते हैं, दोस्तों हमारे पास इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जिससे हम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ ये भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमने जो भी हमारी फाइनेंशियल गलतियां हमारे 20s में करी हुई है उसको हम दोबारा से ना करें, या फिर अगर हमने कोई गलत फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हमारे 20s में किया है तो उसको हम रिपीट ना करें। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 30s की एज हमारे लिए कोई लेट एज नहीं होती है, बल्कि 20s और 30s ये एक गोल्डन एज होती है अपनी इन्वेस्टिंग को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अभी भी आपके पास लगभग 25 से 30 साल है अपनी फाइनेंशियल जॉब और करियर से फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए। दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वॉरेन बफेट की ये टिप हमारे लिए बहुत ही ज्यादा काम आती है। वो है कि आपको हमेशा प्रॉफिट और रिस्क के बीच में बैलेंस बनाए रखना चाहिए। और दोस्तों, कभी भी इन्वेस्टमेंट में हमारा कैपिटल को लॉस नहीं करना है। और दोस्तों, आप भी कभी ये रूल ना भूले। दोस्तों, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा जरूरी है उतनी ही ज्यादा जरूरी है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बनाए रखना, अपने पैसों की रिस्पेक्ट करें, जिससे कि आप अपना प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को फाइनेंशियली सेफ रख पाएंगे। दोस्तों, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन 30s को बताने के पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इन तीनों में से एक भी गलती को ना करें। अगर आप अपना फाइनेंशियल गोल फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं, पहला, कोशिश करिए कि अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को अपने इंश्योरेंस प्लान के साथ मिक्स मत करिए, क्योंकि दोस्तों नॉर्मली इससे आपको कोई खास और ज्यादा फायदा होने नहीं वाला। दूसरा, लोन को अवॉइड करिए। दोस्तों, अगर आप लोन ले भी लेते हैं तो उसको बेटर तरीके से मैनेज कीजिए, यानी आप ध्यान रखिए कि आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन में ही लोन ले, नहीं तो रहने दे। और तीसरा, क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। दोस्तों, अभी हमने कोविड पेंडेमिक के टाइम पर देखा लोगों की जॉब किस तरह से जा रही थी और बिजनेस भी काफी तरह से कोलैप्स हो रहे थे और हम सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंस गए थे। इसीलिए हमें हमेशा हमारे लिए इन्वेस्टमेंट फंड को रखना ही चाहिए, जैसे कि 3 या फिर 6 मंथ्स की सैलरी जितना पैसा, जिससे कि आपके ऊपर लोन लेने की नौबत ना आए और आप किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए पहले से प्रिपेयर रहे। और दोस्तों, एक और बात जो कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के पहले समझना होगा, वो है कि आपको हर साल अपना इनकम बढ़ाने की ओर भी ध्यान देना होगा, जैसे प्रमोशंस के जरिए या फिर फ्रीलांसिंग या फिर किसी और पार्ट टाइम वर्क के जरिए या फिर किसी बिजनेस के जरिए। यानी आप कोशिश कीजिए किसी तरह से आपका एक साइड इनकम या फिर पैसिव इनकम जनरेट हो सके, जिससे कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में किसी तरह की कोई रुकावट और प्रॉब्लम ना आए। चलिए दोस्तों, समझते हैं कि हम हमारे 30s में कैसे एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, जिससे कि हम रिस्क और रिटर्न दोनों को बैलेंस में रख पाए। तो ये ऑप्शन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आपको एक अच्छी और बेहतरीन नॉलेज जरूर से मिल जाएंगी कौन से बेस्ट ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है कि इन्वेस्टमेंट जर्नी को और भी ज्यादा इजी बनाने के लिए। दोस्तों, अब पहली इन्वेस्टिंग आ जाती है गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग। दोस्तों, गोल्ड की इन्वेस्टिंग को काफी ज्यादा रिस्क फ्री इन्वेस्टिंग मानी जाती है, जिसमें कि काफी ज्यादा कम रिस्क होता है, कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने से वो आपके स्टॉक में इन्वेस्ट करे हुए रिस्क को कुछ तरह से बैलेंस कर देता है, क्योंकि पास्ट के रिकॉर्ड्स में ऐसा देखा गया है कि जब भी स्टॉक्स नीचे आते हैं तो गोल्ड का प्राइस हमेशा ऊपर जाता है। और दोस्तों, ज्यादातर लोग इसमें अपना 5 से 10% का ही अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं, जो हमारी नजर में एक सही सा रेशो होता है। और दोस्तों, साथ ही साथ काफी ज्यादा लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का मतलब इसे समझ लेते हैं कि उनको फिजिकल गोल्ड को खरीदना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि फिजिकल गोल्ड में डिजाइन चार्जेस काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए आपको डिजिटल गोल्ड को लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप RBI के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जिसे SGB कहा जाता है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और इस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पर आपको कुछ % का इंटरेस्ट भी मिलता है, जो कि एक बेस्ट पार्ट है इस इन्वेस्टिंग का। दोस्तों, अब दूसरा इन्वेस्टमेंट पार्ट है, वो है कि ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट का मतलब है जिसमें कि आप थोड़ा बहुत रिस्क लेकर कम टाइम में एक अच्छा सा रिटर्न कमा सके। लेकिन दोस्तों, अब रिस्क लेने का मतलब यह नहीं है कि आप बिना सोचे समझे अपने पैसे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे। इसके लिए आपको कंपनीज की नॉलेज होनी चाहिए और कोशिश करें कि आप इंडिया की टॉप कंपनीज में या फिर निफ्टी 50 में लिस्टेड कंपनीज में ही इन्वेस्ट करें। लेकिन हमें कितना % इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो दोस्तों, नॉर्मली टॉप फाइनेंशियल गुरु हमें ये बताते हैं कि हमें 100 माइनस योर एज इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग इसमें ज्यादा ही इन्वेस्ट कर
देते हैं और वहीं पर कुछ लोग इसमें कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप अगर 30s की एज की बात करें तो 100 - 30 यानी आपको 70% इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी दोस्तों आपके पोर्टफोलियो का 70% इन्वेस्टमेंट इक्विटी यानी स्टॉक्स में होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये टोटल इन्वेस्टमेंट एक ही स्टॉक में नहीं जाएगा, आपको 4 से 5 कंपनीज में अच्छे से रिसर्च करके अपनी इन्वेस्टमेंट को करनी है। अब दोस्तों क्योंकि हर इंसान इतना ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाता है कि रिसर्च करने के लिए, इसीलिए म्यूचुअल फंड्स और ETF एक बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब दोस्तों तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट। दोस्तों ज्यादातर लोगों की सैलरी अपने 30s तक टैक्स स्लैब में आ जाती है और बहुत से लोगों की सैलरी फ्यूचर में बढ़ने वाली होती है, इसीलिए ये जरूरी है कि आप टैक्स सेविंग को इग्नोर न करें। अब टैक्स सेविंग के लिए हमारे पास काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल है दोस्तों, जैसे कि PPF, EPF जिसमें कि आपका इंटरेस्ट रेट भी अच्छा खासा बनता है। इसके अलावा NPS नेशनल पेंशन स्कीम है। अगर आपकी बेटी है तो आप उसके नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना भी ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट आपको 80C का बेनिफिट देते हैं। अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपका होम लोन प्रिंसिपल अमाउंट भी 80C के अंदर कवर होता है। और अगर आप शॉर्ट टर्म लॉकिंग पीरियड का टैक्स इन्वेस्टमेंट प्लान देखो तो ELSS एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, कि दोस्तों इसका लॉकिंग पीरियड सिर्फ 3 साल का होता है। इसके अलावा आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि एक सेफ और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट माना जाता है। दोस्तों आप जब भी अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाए तो उसमें अच्छा सा डाइवर्सिफिकेशन जरूर से रखें कि आपके रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से बैलेंस करे। दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी स्टॉक्स पर टिप्स के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट न करें। आप खुद से अपनी रिसर्च करें और एक अच्छा सा स्टॉक चुने और मार्केट टिप्स पर जाके कोई भी शेयर को यूं ही बाय न करें। इसलिए दोस्तों आप ट्राई करिए कि आप अपने फाइनेंशियल स्किल्स को बढ़ाए, फाइनेंस रिसर्च और टेक्निक को समझे कि आप एक सही डिसीजन ले सके अपनी फाइनेंशियल जर्नी के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर से मिली होंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों नीचे आप अपना अच्छा सा कमेंट जरूर से लिखें।